हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ स्टोइशियोमेट्री। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने मोल को कन्वर्ट किया था पार्टिकल्स में, यानी कि मॉलिक्यूल्स एंड एटम में, एंड देन हमने कन्वर्ट किया था एटम एंड मॉलिक्यूल्स को मोल में। ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम मोल को कन्वर्ट करेंगे मास में, मतलब कि मोलर मास। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि लेट्स से अगर आपको मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 का मास निकालना है। मैंने एक बहुत ही रैंडम मॉलिक्यूल ले लिया है, तो इसको पहले बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि लेट्स से आपके पास एक बॉक्स है एंड उस बॉक्स के अंदर आपके पास मान लो 6 बॉल्स हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे इस बॉक्स का वेट जानना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बॉक्स का नहीं, बॉक्स के अंदर जो बॉल्स हैं उनका मास अगर आपको जानना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप 1 बॉल का मास ढूंढोगे। ठीक है, आप 1 बॉल का मास फाइंड आउट करोगे। लेट्स से उसका मास 1 ग्राम है, तो आप ये बोल दोगे क्योंकि 1 बॉल का मास 1 ग्राम है, तो 6 बॉल का मास कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। दिस इज सो सिंपल। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, आपको मास ऑफ 1 बॉल पता होना चाहिए एंड आपको नंबर ऑफ बॉल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, सेम चीज अगर हम 1 मोल ऑफ O2 में निकाल रहे हैं कि अगर हमें 1 मोल ऑफ O2 का मास निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारे पास कि नंबर ऑफ O2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो वो हमें पता है कि हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, और वो Na नंबर कितना है हमारे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है हमारे पास। अब हमें एक चीज पता है कि अगर हमें ग्राम में आंसर निकालना है, मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ O2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं O2 के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास कितना होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास कितना होता है इन ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि इसका जो मास, रिलेटिव मास होता है वो 32 म्यू होता है। देन इसको अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 वाला वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1 मॉलिक्यूल का मास। तो हमारे पास इससे 1 मोल का मास कैसे आ जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे 1 मॉलिक्यूल के मास को मल्टीप्लाई करेंगे हम हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि ये जो हमें इतना बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन में, इसका जो मल्टीप्लाई करके आता है वो आता है अप्रॉक्स 1। तो जब 1 ही आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मास कितना आ गया है, 32 ग्राम, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू ग्राम में होती है। तो हमारे पास यहाँ पे 32 ग्राम निकल के आ गया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या हो गई है कि जो 1 मॉलिक्यूल का मास जो 32 म्यू था, वही 1 मोल का मास 32 ग्राम हो गया है। मतलब कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो मास 1 मॉलिक्यूल का है म्यू के अंदर, वही मास 1 मोल का है ग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात समझ आ गई है। क्यों? क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 निकल कर आ गया है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई है कि लेट्स से अगर आप एटॉमिक मास निकाल रहे हो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर आप निकाल रहे हो, तो जो कि है 1 एटम का मास, तो वो आप निकालते हो 16 म्यू। तो ऐसे ही अगर आप मोलर मास निकाल रहे हो, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे हो, मतलब कि Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास निकाल रहे हो, तो वो हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो आपने सिंगल एटम का मास निकाल लिया एंड Na एटम का मास निकाल लिया। बट अगर आपको कोई बोले कि सिंगल एटम का मास ग्राम में ही चाहिए, तो आप कुछ नहीं करते हो, आप बस इसको 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें मास की समझ आ गई है। आपको क्या समझ आ गया है, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब सिंगल एटम या फिर सिंगल मॉलिक्यूल का मास इन म्यू, एंड वही मास इन ग्राम। ठीक है, एंड आपको मोलर मास समझ में आ गया है। तो ये चीज़ों को कंफ्यूज मत करना। ऐसे ही अगर आपके पास मान लो हमारे पास, हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O की अगर हम बात करें, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास हमारे पास कितना हो जाता है, 18 म्यू। बट अगर हम मोलर मास की बात करें, मोलर मास ऑफ H2O हमारा कितना हो जाएगा, 18 ग्राम।
वही सेम, अगर हमारे पास हमें सिंगल मॉलिक्यूल का मास ग्राम में चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही सेम अगर हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 अगर हमसे कोई पूछ रहा है H2SO4, तो इसका मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल का मास हो जाता है 98 म्यू। बट अगर कोई हमसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ H2SO4 अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो वही हम वैल्यू बोल देंगे 98 ग्राम में। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि 1 मॉलिक्यूल या फिर 1 एटम का मास जो म्यू के अंदर है वही मोलर मास है हमारा ग्राम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमें आ गया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम 1 मोल के लिए बार बार मास निकाल रहे हैं, मतलब मोलर मास निकाल रहे हैं 1 मोल के लिए। बट लेट्स से अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, अगर हमारा क्वेश्चन है कि 5 मोल ऑफ CO2 का मास कितना है, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना है। तो 1 मोल ऑफ CO2 का मास जब आप देखोगे, जब आप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सब ऐड करोगे कार्बन एंड ऑक्सीजन के, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 44 ग्राम आएगा, क्योंकि 1 मोल बोल रहे हो तो 44 ग्राम आएगा, मॉलिक्यूल होता तो म्यू हो जाता। ठीक है, तो अगर 1 मोल का मास इतना है तो हमारे पास 5 मोल ऑफ CO2 का मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44 × 5, जो कि हमारा निकल कर आ जाएगा 220 ग्राम। तो ये हमने मास निकाल लिया हमारा 5 मोल ऑफ CO2 का। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ भी रैंडम x मोल्स ऑफ सम कंपाउंड गिवन है तो हम उस x मोल का मास निकाल लेंगे अपने 1 मोल के मास से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आ गया है कि मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने मोल से मोलर मास निकालना सीख लिया है। ठीक है, अब वो चाहे मोल हमारे पास कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, कोई भी एक्स वैल्यू हो सकती है मोल की। अब हमें क्या करना है, हमें मोलर मास से मोल निकालना सीखना है। तो लेट्स से हमारे पास एक रैंडम एग्जांपल है, मान लो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 25 ग्राम ऑफ CaCO3 है। तो हमें ये बताना है कि मोल ऑफ CaCO3 कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वो चीज़ लिख लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, और वो हमें क्या पता है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 के अंदर 1 मोल ऑफ CaCO3 के अंदर 100 ग्राम होता है। ये आप कैलकुलेट करके देखना, आपको यही मिलेगा। तो इसी सेम चीज़ को हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 में हमारे पास 1 मोल ऑफ CaCO3 होता है। ठीक है, तो अगर 100 ग्राम में 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ CaCO3 में हो जाएगा 1/100 मोल। एंड ऐसे ही फिर 25 ग्राम ऑफ CaCO3 में हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/100 × 25। तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25 मोल ऑफ CaCO3। ग्रेट, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया है, हमारे पास 0.25 मोल CaCO3 आ गया है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक नॉर्मल यूनिटरी मेथड फॉलो किया है यहाँ पे। बट जैसे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर मोल का फॉर्मूला निकाल लिया था कि हमें ये पता चल गया था कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ऐसे ही सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी हमें मास मेंशन होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दिस विल बी आवर फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, जो कि बहुत ही अच्छा हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया है और हम इसे बहुत बार यूज कर सकते हैं। एंड शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को n लिख देते हैं, गिवन मास को w एंड मोलर मास को m0। तो ये भी हम बहुत बार इसको ऐसे एज अ शॉर्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया है, हमने क्या क्या सीख लिया है, हमने मोल को कन्वर्ट करना सीख लिया है मोलर मास में एंड मोलर मास को मोल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूज करेंगे मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। एंड देन हम अपने उसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सारे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक
Stay connected, stay safe, and bye.